असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई और सुधार करो, उसके बाद फिर से प्रयास करो, सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसी के साथ मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और आज की इस कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार चीज़। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम भी आपको बता देता हूँ। वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न है हम हल करने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न लेकर आएंगे। हम 0 से लेकर के 100% तक की ओर बढ़ेंगे, किसी भी प्रकार के प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ने वाले हैं, हर प्रकार के प्रश्न को लेकर के बढ़ेंगे। हो सकता है एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो, सेकंड पार्ट भी बनाना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो सेशन का पहला क्वेश्चन है, 1 से 100 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने एक दूसरा प्रश्न इसके साथ ही शामिल कर दिया, 1 से 100 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। सबसे पहला काम है आपको ये देखना है, मैंने 2 लाइनें लिखी है, कहीं भूलवश एक ही प्रश्न को तो 2 बार नहीं लिख दिया। क्या दोनों प्रश्न सेम है, क्या दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, पहले इस बात पर विचार करना है। अगर दोनों सेम है तब तो ये गलती से लिख दिया गया होगा, ये सोचो। अगर दोनों अलग है इस वजह से लिखा है, तो दोनों में किस चीज़ का अंतर है। जो छोटी चीज़ का अंतर है, अक्सर ये छोटी चीज़ें ही हमें कंपटीशन एग्जाम में जो है वहाँ चूक करवा देती है, और हम अपना प्रश्न जो है वो गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, दोनों प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में लिखा है 1 से 100 के मध्य। अब देखिए यहाँ जो वर्ड लिखा है उस पर गौर करना है। लिखा 1 से जो 100 तक की संख्या है उनके मध्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उनके मध्य, यानी 1 को भी शामिल नहीं करना है, 100 को भी शामिल नहीं करना है। इनके बीच में जो संख्याएं आती है केवल उन्हीं को संख्या को शामिल करना है। और उन संख्याओं में भी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पहले देखिए, मैं छोटी छोटी संख्याओं के स्क्वायर लिख रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। बोला 1 को भी शामिल नहीं करना है और आपको 100 को भी शामिल नहीं करना है। मैंने 1 से लेकर तक 100 तक जो है कौन कौन सी संख्याएं जो है, किन किन संख्याओं का पूर्ण वर्ग यहाँ इनके बीच में हो सकता है वो लिखा। 1 को भी शामिल नहीं करना है, 100 को भी शामिल नहीं करना। अब काउंट करते हैं कि हमारे पास संख्याएं कितनी है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कुल मिलाकर इस पहले वाले प्रश्न का, कौन से वाले प्रश्न का, इस हमारे पहले वाले प्रश्न का जो आंसर है वो होगा 8 संख्याएं ऐसी है। कितनी संख्याएं हैं? 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 100 तक के मध्य है और पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर दूसरे प्रश्न के बारे में जब पूछ लिया जाए कि दूसरा प्रश्न क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा। 1 से 100 तक पूछा है, किसी के मध्य नहीं पूछा, तक पूछा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास 1 भी शामिल होगा, 100 भी शामिल होगा। पहले हमारे पास 8 संख्याएं थी, उन 8 संख्याओं में एक तो 1 शामिल हो गया, एक 100 शामिल हो गया, कुल मिलाकर 8 और 2 यानी टोटल 10 संख्याएं ऐसी हो गई। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन जो है अच्छा समझ में आया होगा। चलिए मैं इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं, जिससे कि आपके लिए ये फंडा जो एकदम से क्लियर हो जाए और किसी प्रकार का कोई संशय आपके दिमाग में नहीं रहे। तो देखिए हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या लिखा है। 1 से 500 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 1 से लेकर 500 तक की बात की जा रही है। दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस टॉपिक के लिए आपको स्क्वायर कितने आते हैं, आपको कहाँ तक स्क्वायर याद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको स्क्वायर याद कम रहते हैं या नहीं रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, चाहे संख्या कोई भी हो, 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो,
कितनी भी छोटी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या, उसका स्क्वायर 1 सेकेंड 2 सेकेंड में किस प्रकार से निकाला जाता है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। उसके ऊपर अलग से पर्सनली वीडियो बना दिया जाएगा और आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1 से 500 तक के मध्य, 1 से 500 तक के मध्य। तो देखिए मैं छोटी सी एक दो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो संख्या है उनका स्क्वायर जो है वो किस प्रकार से हम लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 का वर्ग, सीधे वर्ग लिख देता हूँ, चलो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, यहाँ 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 169, 196, यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए, 14 तक, ये 15, ये हमारे पास 16, ये 17, 18, 19, 20, 20 का तो आई थिंक आपको याद ही होगा। उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। देखिए अब यहाँ रुक जाता हूँ, जहाँ तक हमें ज़रूरत है वो सारी की सारी संख्याएं आ चुकी है। बोला 1 से लेकर 500 के मध्य, 1 से लेकर के जो 500 तक की संख्याएं उनके मध्य, कहाँ तक की संख्याओं के बारे में पूछा है, 500 तक के मध्य। अब उन 500 तक की सभी संख्याओं के बीच में हम किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, बात करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा काम कौन सा होगा, सबसे पहले हमारा जो काम है वह कौन सा होगा, वो देखिए मैंने सारी की सारी संख्याएं नोट कर ली। इन सारी की सारी संख्याओं को नोट करने के बाद अब हमें क्या देखना है, पहला पूछा 1 से 500 के मध्य, किसके मध्य, 500 के मध्य। पहले ये देखो, ये जो है 529 वो किसका स्क्वायर होता है, 529 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 23 का स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर होता है। 1 से लेकर 23 तक की ये संख्याएं हैं। अगर पूछा 1 से 500 तक, यानी मध्य नहीं पूछा, तक पूछा, तब हम इसका लिख देंगे 1 से 500 तक की कितनी संख्याएं हैं, ये रही 23। गलत हो जाएगा, कारण ये है 500 तक पूछा है और 529 500 से ज्यादा हो गया, इसलिए इससे ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे जो कि आपके पास 484 है और जो 22 यानी 22 का स्क्वायर है। तो यहां पर भी हमारे पास में 22 ही इसका आंसर आएगा। किसका, जब 1 से 500 तक की जो है कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ऐसा हमें पूछा गया हूं। और यदि हमें पूछ लिया कि 1 से 500 के मध्य कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास देखिए टोटल कितनी संख्याएं थी, 22। उन 22 में से एक को भी हटा दो और जो है 484। अब देखो इसको हटेगा कि नहीं हटेगा, ये हमारे सोचने की बात है। उसमें पूछा था 1 से 100 तक। देखिए मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन वापस भी दिखा देता हूं। मैंने लिखा 1 से 100 तक, यानी उसमें 100 भी शामिल था, 100 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, इसलिए मैंने 2 घटाया था। ये ऐसा मान लो जो उसका दूसरे वाले का उत्तर था उसमें 2 जोड़ दिया था, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 1 से 500 तक के बारे में पूछा है, यानी 500 खुद जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है दोस्तों। जो 500 है वो किसी भी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 22 तक की संख्याओं का वर्ग जो है 484 है। इसमें पूछा 1 से 500 के मध्य, 1 को तो हटा दो। अब 500 खुद को हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अंतिम संख्या 484 है जो खुद शामिल है, क्योंकि 500 के मध्य पूछा है, यानी 500 से ठीक छोटी संख्या है यहाँ, इसलिए हम 1 घटाएंगे। 1 क्यों घटाया उसका भी ध्यान रखें। 21 संख्याएं, 21 कौन कौन सी, देखिए 2, 3, 4, 5, यहाँ से लेकर के हम कहाँ तक देखेंगे, 22 तक। 22 तक जितनी संख्या सारी शामिल होगी सिवाय 1 के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो कि हमें क्या बोला, 1 को शामिल नहीं करना है, उसके मध्य देखना है। सेम ऐसा ही एक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1 से 450, 1 से 450 के मध्य। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 450 तक। सम संख्या है,
1 से 500 के मध्य पूछा था मैंने और इसका सॉल्यूशन भी बताया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है। 1 से 450 के मध्य कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 1 से 450 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्या? इनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने कोई भी प्रतियोगी अगर परीक्षा दी है तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि हर पेपर में ऐसा एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से हल कर पाते हैं, परंतु जिनमें ऐसे एक जैसे सारे ऑप्शन आ गए उनका क्या करें? यदि दो पूर्ण वर्ग संख्याएं ए और बी है, दो संख्या ए और बी है जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, क्या उन दोनों को जोड़ने पर भी एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी? ये हमारा पहला ऑप्शन है। ये हमारा पहला ऑप्शन है और लिखा है कि उन दोनों को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है कितना? 9। इन दोनों को जोड़ा आपने, 9 और 4 मिलकर के 13 हो गए, जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, दोनों को जोड़ने पर 221 हो गया, जो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। आप कोई भी दो संख्याओं का वर्ग ले, उनको जोड़ें, जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। हाँ, ऑप्शन उदाहरण के लिए यानी अपवाद स्वरूप कोई एक हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं, कोई रेयर केस में हो सकता है, वरना ऐसा नहीं होगा। यानी पहला ऑप्शन जो है हमारा वो तो सीधा सीधा गलत हो गया। दूसरा, अब घटा के देख लेते हैं। अब देखिए 9 में से मैं 4 घटाऊं, मेरे पास में संख्या क्या थी? 9 और 4। अब ये अभी जो मैंने जोड़ा तो मेरे पास में 13 प्राप्त हुआ। अब मैं घटा करके देख लेता हूं, तो 9 में से जब 4 घटाया जाएगा तो 5 बचेगा। चलो मैं एक काम करता हूं, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, इसमें से 5 का स्क्वायर यानी 25 घटा लेता हूं। जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी माइनस के लिए, बाकी के लिए भी हमारे पास में एक ये जो है संक्रिया सूटेबल नहीं है। गुणा के लिए देखते हैं। गुणा के लिए कोई भी संख्या, जैसे मैं किसी एक संख्या का वर्ग ले लेता हूं, किसी भी एक संख्या का वर्ग, जैसे 2 का वर्ग होता है मेरे पास में 4, वही वाला उदाहरण है। 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 4 36, 36 6 का वर्ग होता है। और भी कोई उदाहरण लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे 5 का वर्ग 25, और इसके साथ में और किसी एक संख्या का वर्ग और देख लेते हैं। और कौन सी संख्या का वर्ग देखते हैं? चलिए मैं काम करता हूँ, इसको 4 से गुणा कर देता हूँ। 5 का वर्ग तो मैंने लिखा 25, 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 100। 100 खुद भी 10 का वर्ग होता है। 100 भी किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। यानी जो गुणा वाली संक्रिया है वो यहाँ सही सूटेबल साबित हो रही है। ओके, यहाँ तक परफेक्ट हुआ। भाग की संक्रिया के लिए ट्राई करते हैं। तो जैसे यही वाला उदाहरण देख लेता हूँ मैं। 25 में 4 का भाग लगाऊं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर बटे किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर। परंतु इसको फिक्स किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखें, यदि दो पूर्ण वर्ग संख्या ए और बी है तो उनको जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, उनको गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, गुणा करने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, भाग लगाने पर नहीं। जोड़, बाकी और भाग की संक्रिया में ऐसा नहीं होता है, परंतु गुणा की प्रक्रिया में सदैव ऐसा होता है। तो चलिए हमारा आज का आगे वाला प्रश्न किस प्रकार का है वो देखते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। आपके सामने ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हाजिर है, आप इसका जो है सॉल्यूशन फटाफट से बताइए क्या इसका आंसर आने वाला है। जल्दी करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका उत्तर जरूर बताएं कि क्या इसका उत्तर होने वाला है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 13,268, 23,532, 15,677, 22,996। क्या ये पूर्ण, इनमें से कौन सी एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें एक छोटा सा एकदम माइनर सा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपके दिमाग में वो माइनर सा कॉन्सेप्ट आया तो
तो ये पल भर में क्वेश्चन हो जाएगा। पल भर में कैसे बदलती है दुनिया, तो यहाँ हम आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, नहीं, एक शख्स ने आंसर दिया है 23,532, नहीं ये तो गलत है, सरासर गलत हो गया। आपने कुछ सोचा ही नहीं। देखो एक बात सोचो, किसी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उस प्रश्न को अच्छे से पढ़े। क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि बिना पेन उठाए हमारा काम चल रहा है? तो देखिए हम बात करते हैं, पहले ट्राई करते हैं, क्या पता ऐसा ही कोई जुगाड़ लगे कि हमें इस क्वेश्चन को आराम से बैठे बिठाए हल हो जाए। इसका इकाई का अंक मेरे पास में 8 है, इसका इकाई का अंक 2 है, इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 6 है। तो आपने देखा होगा कोई भी संख्या जिसका वर्ग निकाला जा रहा है, किसी भी संख्या के वर्ग के, यहां मैं एक लाइन लिख देता हूं, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, क्या देखिए 2 नहीं हो सकता। आपने जितनी भी संख्याएं देखी उसका स्क्वायर करो, 2 किसी के भी स्क्वायर का इकाई अंक, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। बात करते हैं 2 से आगे 3 की, वो भी नहीं हो सकता। 4 होता है, 2 के पीछे भी होता है, 8 के स्क्वायर के पीछे भी होता है। जैसे उसी प्रकार से 12 के स्क्वायर के पीछे 18 के स्क्वायर, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 है और या इकाई अंक 8 है, उनके स्क्वायर के पीछे 4 आने वाला है। 5 के पीछे 5 होता ही है, 6 के पीछे 6 होता है, 4 के पीछे भी 6 होता है। अब आती है 7 की, 7 किसी संख्या के पीछे नहीं होता, 8 भी किसी संख्या के पीछे नहीं होता, 9 जो है 3 और 7 दोनों के पीछे होता है, और 0 तो जिन संख्या के इकाई अंक जो है 0 है उसका स्क्वायर भी 0 के रूप में ही इकाई अंक प्राप्त होने वाला है। 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि पहले वाले का इकाई अंक जो है वो यहाँ 8 है, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। 12,996 ये जो है हमारे पास संख्या जो दी गई है, वो हमारे पास ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 6 है। इकाई अंक जिसका 6 हो वो किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गए, तो बचा 1, वही हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा। आराम से हमारा सीधा सा आंसर प्राप्त हुआ, कोई झिझक की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 का स्क्वायर व 11 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ विद्यार्थी बहुत ही बड़ी गलती करके आने वाले हैं। देखिए कैसी गलती। पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास कि 10 का स्क्वायर व 11 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं पूछिए, कितनी नेचुरल नंबर संख्याएं होनी चाहिए। जैसे एक बार के लिए मैं बता देता हूं आपको, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। जब छोटी संख्याएं पूछे तो हम सीधा सा आराम से बता सकते हैं कि 121 और 100 जो है, इन दोनों का अंतर कर लो, इन दोनों का क्या कर लो, अंतर कर लो, आप काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐसा? देखो इन दोनों के मध्य पूछा है, जब 121 में से मैं 100 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 21 आंसर आएगा, जो कि तो गलत हो रहा है, क्योंकि इस खुद को तो शामिल ही नहीं करना है ना इन दोनों को। इसलिए ध्यान रखें, इसमें से एक कम करो, पहले 120 हो जाएगा, उसके बाद में घटाओ, वरना सीधा सा ध्यान रखो, जिन दो संख्याओं, यहां सीधे बता देता हूं, जिन दो संख्याओं के, ये संख्याओं का गुणधर्म की बात हो रही है ना, जिन दो संख्याओं के वर्गों के मध्य प्राकृत संख्याओं की संख्या पूछी गई है, उसके लिए क्या करेंगे, सीधा सा शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है 2 गुणा n, 2 गुणा n। और यहां पर जो है n क्या है, ध्यान रखे, n हमारे पास छोटे वाली संख्या है, n क्या है, छोटी संख्या है। मैंने बोला इनके मध्य में ज्ञात कर रहा हूं, इनको खुद को शामिल नहीं कर रहा हूं, विशेष ध्यान रखे।
n गुणा छोटे वाली संख्या, तो यहां पर हमारे पास सीधा ही आ जाएगा 2 गुणा छोटे वाली संख्या 10, उत्तर आया 20। ये तरीका हर संख्या के लिए पॉसिबल है। संख्या छोटी है तो भी, अगर संख्या बड़ी आ जाए, यहाँ तो मुझे पता था कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 होता है, कोई ऐसी संख्या आ जाएगी जिसका स्क्वायर ही पता नहीं हो, तब क्या करें, पहले स्क्वायर ज्ञात करेंगे दोनों का, उसके बाद अंतर। बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो काम क्या करने वाले हैं, सीधा सा 2 गुणा n, n यहाँ छोटी वाली संख्या। सेम ऐसा ही एक प्रश्न और देखिए, दो संख्याएं हैं 112 और 113, इनके मध्य में कितनी प्राकृत संख्याएं हो सकती है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। जैसा कि मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसा ही पैटर्न आया। मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे। 2 क्वेश्चन क्यों लिखे, पहले तो ये पता चलना चाहिए क्या दोनों में कोई अंतर है, अंतर है तो क्या। एक में पूछा दोनों के मध्य बताओ, एक में पूछा यहां तक, यानी इसको भी शामिल कर लेना है। तो सीधा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उसके लिए तुम्हें बता देता हूं 2 गुणा n, और यहाँ पर n जो है छोटे वाली संख्या को कहते हैं। जब 112 को 2 से गुणा करेंगे तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 224। कितना आ जाएगा, 224। इसमें 224 तो आएगा ही आएगा, परंतु जैसे ही 212 का कोई ना कोई स्क्वायर होगा, 213 का कोई स्क्वायर होगा, उनको भी तो शामिल करेंगे, दो संख्याएं वो खुद हो जाएगी। 224 तो वो हो गए, और 224 के साथ में 2 और जुड़ जाएंगे, कुल मिलाकर 226 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि 112 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी मैं बता देता हूं। जैसे एक बार के लिए 112 यानी 100 से कितनी ज्यादा है, 12, तो संख्या जो है उसमें जितना ज्यादा है उतना और जोड़ दो। 12 ज्यादा है तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इसमें ये जोड़ दो, हमारे पास 12 और 12 कितने हो गए, 24, 124। अब ये 44 का 44, ये एक अंक इधर ले जाना है, 24 और 1 25 हो गया, 125, 44। सेम इसी प्रकार आप 13 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 13 का नहीं बल्कि कोई भी संख्या उसका स्क्वायर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो अब आज के आगे वाली प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न संख्या 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीट 2015 के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था लेवल फर्स्ट में। n स्क्वायर तथा n+1 के होल स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। देखो, आपने ध्यान दिया हो तो अभी मैंने जो पीछे वाला प्रश्न करवाया, प्रश्न वही है, ये वाला प्रश्न सेम वही है, बस अंतर इतना आया कि उसमें हमारे पास संख्या लिखी हुई थी, इसमें संख्या नहीं है। मैं मान लेता हूं एक बार के लिए n का कोई मान होगा, संख्यात्मक मान, n का कोई ना कोई संख्यात्मक मान होगा, और संख्यात्मक मान होने के साथ साथ मैं ऐसा कहता हूं, मान लिया कि n का जो मान है वो मेरे पास जैसे कुछ होगा 10 का स्क्वायर, n 10 है तो n+1 का मतलब हो जाएगा 11। पूछा 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के मध्य कितनी संख्या है, तो मैंने लिखा 2 गुणा n, n होती है छोटे वाली संख्या। अगर यहाँ इस मान लेता छोटे वाली संख्या 5 है तो बड़े वाली संख्या 6 हो जाती, छोटे वाली संख्या 120 है तो बड़े वाली संख्या 121 हो जाती। तो कुल मिलाकर उत्तर कैसे देना है, 2 गुणा n, और n यहाँ होती है छोटे वाली संख्या। क्या हमारे पास ऐसा है, 2n। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। दोस्तों अगर हमें हमारे अंदर जुनून रखना है, जुनून का मतलब क्या हुआ, जब तक हमारे अंदर जुनून रहेगा हमें पढ़ाई के प्रति जो है इच्छा जागृत रहेगी। जितनी हम पढ़ाई के प्रति हमारा जो है दिमाग सही सेट रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही हम जो है परीक्षा के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए कभी मैथ को सोल्व करने के लिए सबसे पहला तो उपाय ये है, आप पेन कॉपी लेकर के बैठे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करें। कोई वीडियो देखते आप, मेरा ही नहीं बल्कि किसी का भी, तो भी आपके पास पेन कॉपी उपलब्ध जरूर होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन दिया जाए एक बार आपको नोट करके लिख करके जरूर देखें कि आप उसका सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं क्या। तो आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, यदि दो संख्याओं का गुणा इसके बराबर है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि तरीका कौन सा यहाँ लागू होने वाला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 गुणा 7, एक और लिख देता हूँ 14 गुणा 16, एक और लिख देता हूँ 19 गुणा 21। क्या आपने देखा इन सभी संख्याओं में एक चीज की समानता है,
मैंने एक संख्या छोड़ करके बाकी की लिखी है। सबसे पहले 5 गुणा 6 का नंबर लगाता हूँ। 5 गुणा 6 35 होता है, ये तो पता ही है। परंतु जैसे ही बड़ी संख्या आ जाए 14 गुणा 16, 21 गुणा 19, यानी इन संख्याओं के स्क्वायर हमें गुणा करना पता ही नहीं है, तो करेंगे क्या, जो इनके बीच की संख्या है उस संख्या का स्क्वायर करो। 5 और 7 के बीच में कौन छोड़ा गया, 6। 6 का स्क्वायर करो, -1 कर दो। 36 में से 1 घटाओगे 35, इसका परफेक्ट उत्तर आ जाएगा। 14 और 16 को गुणा करना है तो आप एक काम करो, 15 का स्क्वायर करो और 1 कम कर दो। 15 का स्क्वायर होता है 225, 1 कम कर दो 224 आ जाएगा। आप किसी भी संख्या को इस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 1 घटा दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा 399। फटाफट आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, वरना गुणा करने के लिए बैठोगे तो कई बार इसका आंसर गलत हो जाएगा। यही तरीका हम काम में लेने वाले हैं। और इस जो प्रश्न दिया गया, जो प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या आंसर आएगा देखते हैं। 354 गुणा 356, 354 गुणा 356, इसको मतलब मैं लिख सकता हूं 355 का स्क्वायर -1 बराबर x स्क्वायर -1। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस का ये प्लस, इधर प्लस आएगा तो कट जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट गया। चलो, मेरे पास मान आया कि एक्स स्क्वायर बराबर 355 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया और x का जो मान है वो आ गया मेरे पास 355। कैसे हुआ ना छुटकियों में क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो है, अगर हमारे पास ट्रिक याद है और ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हम अगर याद रखें तो बहुत ही अच्छे से प्रश्न हल होने वाले। सेम ऐसा एक प्रश्न और है हमारे लिए। क्वेश्चन लिखा है, जो मान दिया गया था प्रश्न में 979 इंटू 981, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है, इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आती है, ये आती है 980, इसका स्क्वायर -1। ये माइनस का 1 नहीं है, ये बल्कि प्लस का 1 है, बराबर एक्स स्क्वायर। ये मैंने -1 कहां से लिखा, अभी जैसा मैंने बताया कॉन्सेप्ट, इस ब्रैकेट को मैंने लिख दिया। दो संख्याएं दी हुई है, उनका गुणा, तो उनके जस्ट बीच वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर -1। तो ये देखिए, यहाँ -1, ये +1 कट गया, तो यहाँ मेरे पास आया 980 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो उत्तर आया 980। है ना मजेदार क्वेश्चन, है ना मजेदार क्वेश्चन। हमें चाहिए तो 980 का स्क्वायर भी बता सकते हैं हम। जैसे 980 के स्क्वायर के बारे में पूछा, एक जीरो है तो उसके लास्ट में 2 जीरो आना सीधी सी बात है, स्वाभाविक है। उसके अलावा क्या आने वाला है वो भी बात करते हैं। देखो, उसके अलावा हमारे पास आएगा 98 का स्क्वायर, लिख देता हूं मैं 98 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है, 2। जैसे 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 कम कर लो, 2 का स्क्वायर लिख दो, यहाँ 0 4, यहाँ हो गया 96 0 4, इस जीरो की वजह से एक जीरो है तो 2 पीछे लग जाएंगे, 960400, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने इस प्रश्न को भी कई कंपटीशन एग्जाम में देखा होगा, नहीं देखा अब आने वाले परीक्षा में ऐसा प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। प्रथम 13, 15, 17, 19, 50 कोई भी संख्या दी जा सकती है। प्रथम 13 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रश्न के हर वर्ड पर गौर करें। प्रश्न जो है उसमें क्या क्या लिखा है उसके हर एक चीज पर गौर करना है आपको। लिखा है प्रथम 13 विषम प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं। पहली संख्या होती है 1, दूसरी जैसे 1, 1 के बाद में विषम कौन है, 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7। ये मैंने क्यों लिखा है देखिएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद में क्या लिखा है प्लस 3 का स्क्वायर, वो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 रे कितना हो गया 10, ओके। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 रे 10, 10 और ये 25 कितने हो गए हमारे पास, यहाँ हो गए 45। इस प्रकार हमारे पास ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं उनके वर्गों के बारे में हमें पूछा गया है। तो किस प्रकार हम इनका आंसर देने वाले हैं, क्या आप में से किसी को भी इस बात का पता है? अगर है तो फटाफट से जो है
हमारे सामने कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। देखते हैं आप में से कितने जो है वो इस चीज का उत्तर दे सकते हैं। जल्दी करें थोड़ा सा, है ना। कौन कौन देते हैं देखते हैं। स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं, केवल संख्याएं पूछी है ना। प्रथम 13 विषम प्राकृत संख्याएं, एक और उसके बाद 1 और 3, 1 3 5, 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं। 1 का वर्ग, उसके बाद 3 और 1 4, जिसको मैं कह देता हूँ 2 का वर्ग, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 को मैं कह देता हूँ 3 का वर्ग, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, जिसको मैं कह देता हूँ 4 का वर्ग। यानी जितनी संख्याओं को जोड़ा जा रहा है उतने अंक का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पूछा 13, कितनी संख्याएं पूछी है 13, तो 13 का स्क्वायर, डायरेक्ट जो 13 का स्क्वायर है 169, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन। यहाँ स्क्वायर वाला नहीं, मैंने गलती से क्वेश्चन थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में पढ़ लिया था। अगर यहाँ ऐसा भी पूछ लिया गया होता जैसे 1 3 5 7 9, तो 16 में 9 जोड़ते 25, जो कि 5 का स्क्वायर होता है, नो प्रॉब्लम। कैसा लगा आपको प्रश्न, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूले। तो आगे वाला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे अभी मैंने प्रश्न किया था, सेम उसी प्रकार से प्रश्न होने वाला है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जल्दी से बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कितनों को समझ में आया कि कॉन्सेप्ट लगता है, फटाफट से बताइएगा जल्दी। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, जल्दी बताइए। फटाफट बताइएगा, ठीक है। जल्दी, हाँ आंसर आ रहे हैं। मुकेश जी ने सही आंसर बताया है। आज का हमारा ये जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दोनों अंक कभी भी विषम अंक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। आपने किसी भी संख्या के बारे में देखा होगा, जैसे मैं 11 का स्क्वायर 121 लिखता हूँ, 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ये 14 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये आपके सामने 16 का स्क्वायर। कोई भी संख्या देखो, हाँ इकाई अंक सम विषम कुछ भी हो सकता है, अंतिम दो अंक सम हो सकते हैं, परंतु अंतिम दो अंक विषम कभी नहीं हो सकते। देखिए, एक सम और एक विषम, दोनों ही सम, एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम, यहाँ हमारे पास एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम, यानी दोनों अंक कभी भी विषम नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ दोनों ही विषम है, यहाँ देखिए दोनों ही विषम है, यहाँ पर दोनों ही विषम है। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, कौन सा, 10609, जो कि आपके पास 103 का स्क्वायर होता है, 103 का स्क्वायर होता है। ओके, आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का आगे वाला प्रश्न क्या है, क्या 588 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो, किसी संख्या के बारे में पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हमारे पास एक तो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको कौन सा अच्छा लगता है बताइएगा जरूर। मैं एक बार इसमें एकदम ऐसा तरीका बताता हूँ ताकि सबको समझ में आएगा, एकदम जीरो लेवल, क्योंकि इसमें बायोलॉजी वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं, सबके, आर्ट वाले, बायो वाले, कॉमर्स वाले, सबके लिए ये रामबाण जो है साबित होने वाला है। तो चलिए, हमारे पास लिखा 588 में एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, दो का भाग देता हूँ इसमें, पहले दो बार बच गया, एक एक और ये 8, कितने हो गए 18, 18 में कितनी बार 9 बार, 8 में कितनी बार 4 बार, 2 एक बार, 4 बार 7 बार, 7 और 1 8, 8 4 12, यानी इसमें 3 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 4 बार गया, बच गया 2, 2 और 7 27, 27 में कितनी बार 9 बार,
यहाँ तक हो गया। अब 49 में किसका देंगे? 7 का, 7 बार, 7 बार, 1 बार। कुल मिलाकर मैंने इसको ऐसा लिख दिया 588 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणन करने पर जितने भी अंक आते हैं उन सब का जोड़ा बनता है, दो दो के जोड़े बनते हैं, तब वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है, अन्यथा नहीं। यानी 3 जो है अकेला है, इसका कोई भी साथी नहीं है, इसका कोई जोड़ा बनने वाला नहीं है, इसलिए 588 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यही प्रश्न ऐसा हो जाता कि 588 को किस संख्या से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो अब हम लिख देते कि यहाँ 3 जो है एक बार, अगर एक बार और हो जाए तो हमारा काम हो जाए, 3 का भी क्या बन जाए? जोड़ा। किसकी जरूरत है? 3 की। जिसकी जरूरत है उसको और बिठाओ यहाँ पर, इसको हम आराम से बात करके बिठाएंगे। जब हम 588 को 3 से गुणा कर देंगे तो उत्तर जो आएगा वो। उत्तर यहाँ नहीं पूछा है, केवल इतना पूछा गया है कि 588 को किस संख्या से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जिसकी जरूरत है उससे गुणा कर दो। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 588 में किस संख्या का भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो हमारे पास ये आए हुए थे, 2 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा है, 3 का तो जोड़ा है ही नहीं, जोड़ा है नहीं, भाग लगाना है, इसका मतलब कोई संख्या को हटाना है। तो इस संख्या में जिसका जोड़ा पूरा नहीं है, जिसका पूर्ण रूप से जोड़ा बना हुआ नहीं, उसका भाग लगा दो तो काम हो जाएगा। गुणा के लिए पूछे तो 3 से गुणा कर दो, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या। भाग लगाना है तो भी आप 3 का भाग लगा दो, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। सेम ऐसा ही एक प्रश्न जो है वो आपके लिए 77 44 एक हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो किस संख्या से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, या किस संख्या का भाग लगाने पर ये जो है हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ये डायरेक्ट अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है और इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इसका जो आंसर है, आंसर कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9408 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हाँ, ये प्रश्न जो है अच्छा है, पॉइंट भी बहुत अच्छा है। संख्या लिखी हुई है 9408। तो हम भाग लगाते हैं। देखिए 2 का भाग पहले जाता है 4 बार, बच गया 1, और 14 में जाता है 7 बार, 0, अब ये 4 बार। इसमें 2 बार, 3 बार, 5 बार, 2 बार, और 2 का भाग लगा देते हैं 1 बार, 1 बार, 1 बचा, और 15। 14 में कितनी बार जाता है? 7 बार, 1 बचा, अब यहाँ कितनी बार? 6 बार। और भाग 2 का जाता है देखिए 5 बार, 1 बच गया, 17। 17 में कितनी बार? 8 बार, और ये 588। 588 में और 2 का भाग जाता है, जैसे 2 बार, 1 बचा, ये 9 बार, और ये 4 बार। 294 में और 2 का भाग जाता है, पहले 1 बार, उसके बाद 9 में जाता है 4 बार, बच गया 1, और उसके बाद ये 7। 147 आ गया। 147 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, अभी मैंने 147 में 3 का भाग लगाया था पीछे वाले क्वेश्चन में, पहले 4 बार, उसके बाद में कितनी बार? 9 बार। उसके बाद 7 का भाग लगाते हैं 7 बार, 7 का भाग 1 बार। कुल मिलाकर किस किस संख्या का जोड़ा बनता है वो देखिए। 2 का जोड़ा पूरा बनता है, इस 2 का जोड़ा भी पूरा बनता है, इस 2 का जोड़ा भी पूरा बनता है, इसका भी पूरा बनता है, 7 का भी। यही 3 जो अकेला रह गया फिर से, यानी इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। भाग के बारे में पूछा गया, अगर इस गुणा की जगह भाग आ जाता, किस संख्या से भाग देने पर, किस संख्या से भाग देने पर, तो उसका भी उत्तर वही आता 3। और के नेक्स्ट वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वर्ग व वर्गमूल क्या होता है? वर्ग व वर्गमूल क्या होता है? दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, आपको कहाँ तक के वर्ग आते हैं, क्या आपको वर्ग और वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाते हैं, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ना भूलें कि हमें ये जो है वर्ग का चाहिए या वर्गमूल, जिसका भी आपको चाहिए आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो दोनों का आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आपको आसान से आसान भाषा में आपको बताए जाएंगे, इसलिए आप बताना ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आरबी लेगा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के शानदार और ज्ञानदार वीडियो के साथ। मैथ्स की कहानी, आरबी लेगा की जुबानी। मिलते हैं इसी प्रकार एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।